एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को गॉड ब्लेसिंग और सभी मेरे मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और श्यामल अध्ययन के इन वीडियोस को और इन टॉपिक को, इस सेशन को बड़े लगन और धैर्य के साथ में आप सभी लोग इस सेशन को आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। हम सभी लोग प्रयासरत हैं। इस कोरोना संकट की महामारी में हम लोग अपने सफर को लगातार जारी रखेंगे। इसी सफर में आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान के मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी पर बात करेंगे। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अंग्रेजी में एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी, जिसे हम साधारण शब्दों में इन सिंपल टर्म्स हम सभी लोग कहते हैं छुआछूत का अंत। क्षमता के अधिकार के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रकार का उदाहरण है अस्पृश्यता का विशिष्ट उदाहरण। क्षमता के अधिकार के अंतर्गत एक सामाजिक आचरण का एक विशिष्ट उदाहरण, सामाजिक व्यवहार का एक विशिष्ट उदाहरण है हमारे भारतीय संविधान। सामाजिक समानता का एक विशिष्ट उदाहरण, स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ सोशल इक्वलिटी। आर्टिकल 35 के आधार पर भारतीय संसद को यह अधिकार है कि छुआछूत के संदर्भ में अगर किसी प्रकार से अस्पृश्यता भाषाई आधार पर, जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, निवास मूल स्थान के आधार पर अगर की जाती है तो आर्टिकल 35 के अनुसार संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति भारतीय संविधान द्वारा दी गई है, जिस पर संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के संदर्भ में दंड का प्रावधान भी है, अर्थात दंडनीय अपराध है। 1976 में 1976 में इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। अर्थात भारतीय संविधान में किसी भी आधार पर छुआछूत के अंत, अर्थात किसी भी प्रकार से छुआछूत नहीं किया जाएगा, इसके संदर्भ में भारतीय संविधान में दंड का प्रावधान किया गया। जातिगत आधार पर, लिंग के आधार पर, धार्मिक आधार पर, मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। विशिष्ट समानता का उदाहरण है, एग्जाम्पल है भारतीय संविधान में। यह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसके लिए आर्टिकल 35 का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद कानून बना सकती है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भारतीय संसद द्वारा बनाया गया। उसे बाद में 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 17 एक महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य है, परीक्षा उपयोगी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो परीक्षाओं में। आर्टिकल 17 में अनुच्छेद 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी के अनुसार यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत केवल राज्य के लिए ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों के लिए, कर्मचारियों के लिए भी है कि छुआछूत या किसी भी प्रकार का ऐसा आचरण जो अस्पृश्यता के अंतर्गत आता है, दंडनीय है, प्रतिबंधित या निषिद्ध किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है। तो आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी अर्थात भारतीय
संविधान के द्वारा भारत में किसी भी समुदाय, वर्ग, धर्म, जाति के लोगों के साथ में छुआछूत के अंत का प्रावधान है, दंडनीय अपराध माना गया है। संसद द्वारा विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है और प्राइवेट राज्य ही नहीं, जबकि राज्य के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, इनके द्वारा ही अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान नहीं है, बल्कि प्राइवेट क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी अस्पृश्यता, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के कानून लागू होंगे, माने जाएंगे, अर्थात दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 18 के संदर्भ में अनुच्छेद 18 पर बात करेंगे और 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स दिया गया है। उपाधियों के अंत के संदर्भ में भारतीय संविधान द्वारा प्रमुख रूप से आर्टिकल 18 में 4 बिंदु दिए गए हैं। आर्टिकल 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4। आर्टिकल 18(1), 18(2) और 18(4 4 पॉइंट्स, बिंदुओं के अंतर्गत उपाधियों के अंत को, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को समझाने का प्रयास किया गया है। उपाधियों के अंत को समझ लेना बहुत ही आवश्यक है कि आखिरकार उपाधियों के अंत में, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसे जानना जरूरी है कि किसी भी प्रकार की उपाधि सरकार द्वारा, राज्य द्वारा, राज्य शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है, जो विशिष्ट रूप से सरकारों के संदर्भ में काम करता है या सरकारों के लिए ही स्पेसिफिक रूप से बोला जाता है, इंडिकेशन के लिए होता है। तो बात करेंगे हम लोग कि 18(1) में क्या दिया है, क्योंकि 4 बिंदु हमारे पास में 18 के अंतर्गत हैं, तो 18(1) में क्या है। 18(1) के अनुसार राज्य से तात्पर्य हमारे सरकारों से है, संघ सरकार से है, राज्य सरकारों से है, प्रादेशिक सरकारों से है। तो 18(1) के अनुसार राज्य, सेना, मिलिट्री तथा विधि संबंधी, यानी कि राज्य, सेना तथा शिक्षा संबंधी, यहां पर मैं क्लियर कर दूं, शिक्षा से मतलब हमारा एकेडमिक, शिक्षा संबंधी यानी कि एकेडमिक और मिलिट्री संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो ये क्लियर यहां पर हो जाता है कि राज्य सरकारें, सेना अर्थात मिलिट्री 18(1) के अनुसार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18(1) मिलिट्री एंड एकेडमिक संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी सरकारों द्वारा। उसके पश्चात आर्टिकल 18(2) में थोड़ा सा आगे एक स्टेप बढ़ा करके बताने का प्रयास किया गया। हम लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे, आगे जाएंगे, कैरी करेंगे इसको। कोई भारतीय नागरिक, भारत का कोई भी इंडियन सिटीजन विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। आखिरकार कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से, किसी भी विदेशी या विदेश से किसी दूसरे राष्ट्र से किसी भी प्रकार के टाइटल्स को, उपाधि को, सम्मान को ग्रहण नहीं करेगा। यदि ग्रहण करता है तो क्या होगा, इसके संदर्भ में हम लोग आगे के आर्टिकल्स में जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों भारतीय संविधान में बताया गया है। आर्टिकल 18(2) के अनुसार कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से, किसी विदेश से, किसी दूसरे राष्ट्र से किसी भी प्रकार का सम्मान या उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। इस संदर्भ में आर्टिकल 18(2) में दिया गया है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 18(2) के अनुसार किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। इसके बारे में आर्टिकल 18(3) में बताने का प्रयास किया गया, 18(3) में बताया गया है। और 18(3) में बताने के लिए उसमें कंडीशंस अप्लाई की गई है। 18(3) में यह बताया गया है कि ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करते हैं के बारे में बताया गया है। ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं।
तो सीधी सी बात है, यदि विदेश से किसी दूसरे राष्ट्र से कोई भारतीय नागरिक या कोई दूसरा किसी दूसरे राष्ट्र का कोई भी नागरिक यदि किसी भी देश से उपाधि, किसी भी प्रकार का सम्मान, टाइटल्स ग्रहण करना चाहता है, तो ग्रहण करने के लिए उसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 18(3) को फॉलो करना होगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, पालन करना होगा, और पालन करने के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, और अनुमति लेना बहुत ही जरूरी है। तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी माना जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति ही आवश्यक मानी जाएगी। इसलिए इसमें कंडीशंस लगाई गई है आर्टिकल 18(3) के अंतर्गत कि ऐसा कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है के बारे में दिया गया है 18(3) में। ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही ग्रहण कर पाएगा। तो 18(3) के अंतर्गत किसी विदेशी व्यक्ति के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है कि यदि वो भारत में कोई काम करता है, लाभ के पद पर है, तो राष्ट्रपति की सहमति के द्वारा ही किसी प्रकार के सम्मान को ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 18(4) के बारे में। तो 18(4) के बारे में बताने का प्रयास किया गया है 18(4) में। तो 18(4) पर भी हम लोग चर्चा करते हैं और 18(4) के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार किसी दूसरे राष्ट्र से सम्मान लेने पर, किसी प्रकार की उपलब्धि को लेने पर, क्या उस उपलब्धि को या सम्मान को किसी दूसरे देश से लिया जा सकता है, या उसमें भी वही कंडीशन रहेगी कि भारत सरकार का, राज्य का प्रमुख या मुखिया, चीफ, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, इसलिए उसकी परमिशन की अनिवार्यता रहेगी। इस पर हम लोग आर्टिकल 18(4) में बात करेंगे। तो आर्टिकल 18(4) में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आखिरकार परमिशन मिलेगी, क्या हासिल होगा। और आर्टिकल 18(4) में किसी भी व्यक्ति द्वारा जो भारत में किसी लाभ के, विश्वास के पद पर है, ऐसा कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से मिलने वाली किसी प्रकार की भेंट, प्रेजेंट, उपलब्धि, एमरमेंट या पद, किसी प्रकार के ऑफिस के बारे में दिया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे राष्ट्र में, किसी दूसरे देश में किसी प्रकार की उपलब्धि से, सम्मान से या किसी पद से सम्मानित किया जाता है, तो क्या वो डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से उस राष्ट्र से उस सम्मान को ग्रहण कर सकता है। इस संदर्भ में कंडीशन पुनः से फिर लागू होती है 18(3) के अनुसार ही, जिस प्रकार से किसी विदेशी नागरिक के लिए लागू होती है कि यदि विदेशी नागरिक भारत में 18(3) के अनुसार भारत में किसी लाभ के पद पर है, विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राष्ट्र से यदि वो सम्मान ग्रहण करना चाहता है 18(3) के अनुसार, तो भारत के राष्ट्रपति से अनुमति की अनिवार्यता रहेगी। ये कंडीशन वहां पर अप्लाई होती है। उसी प्रकार से 18(4) के अंतर्गत भी ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी विदेशी राज्य से मिलने वाला कोई सम्मान, किसी प्रकार की उपलब्धि, किसी प्रकार का पद, किसी प्रकार की प्रेजेंट, भेंट, यदि भारत में कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर है, विश्वास के पद पर है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब ये चीजें ग्रहण की जाएगी तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी होगा। अर्थात राष्ट्रपति की परमिशन, राष्ट्रपति द्वारा अलाउ करने पर, अनुमति देने पर वो किसी भी दूसरे देश से पद को ग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत का ये जो सिद्धांत है, कंसेप्ट है, अवधारणा है, ये दंडात्मक नहीं है, आदेशात्मक नहीं है, बल्कि निर्देशात्मक है, इंस्ट्रक्टिव है, निर्देश दिए गए हैं इसके अंदर। यहां पर निर्देशात्मक है, आदेशात्मक बिल्कुल नहीं है। इस संदर्भ में मैं उपाधियों के अंत के लिए एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म
श्री, इन सब के संदर्भ में, पद्म विभूषण के संदर्भ में ये क्लियर है कि इन्हें उपाधियों के अंत के उपाधियों के संदर्भ में नहीं माना गया है। इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं लगाए जाते। तो उपाधियों के अंत के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो तीन बातें मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर क्लियर कि जो पद भारत रत्न है या पद्मश्री है, ये सब चीजें लागू नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्थात ये अलंकृत पद्मश्री और भारत रत्न अर्थात पद्म रत्न वाले जितने भी राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है, भारत के सर्वोच्च सम्मान है, तो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधियों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। उपाधियों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं लगाए जाते। इस बात का निर्णय 1996 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालाजी राघवन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के मैटर में निश्चित किया गया था कि क्या भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री को उपाधि माना जाए। तो 1996 में बालाजी राघवन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के मामले में निश्चित किया गया कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री जो सर्वोच्च नागरिक भारतीय सम्मान हैं, ये किसी भी तरीके से उपाधियों के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं। क्योंकि ये उपाधियों के अंतर्गत शामिल इसलिए नहीं है, ना तो ये किसी व्यक्ति के सम्मान के आगे या पीछे नहीं लगाए जाते हैं। हम लोगों ने आर्टिकल 17, 18 पर चर्चा की। अब हम लोग आर्टिकल 17 और 18 दोनों को एक बार पुनः से समझ लेते हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हम लोगों ने अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी को जाना। अस्पृश्यता का अंत समानता के अधिकार के अंतर्गत एक विशिष्ट उदाहरण है। भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार से किसी ऐसा कोई आचरण या ऐसा व्यवहार जो समाज के किसी वर्ग व्यक्ति के लिए धर्म के आधार पर, रिलीजन बेस पर, कास्ट के आधार पर, रेजिडेंशियल एरिया पर, जेंडर या लिंग के आधार पर, मूलमंच के आधार पर भेदभाव करने को निषिद्ध करता है, प्रोहिबिटेड करता है कि किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होगा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि अनुच्छेद 17 को हम लोग छुआछूत के अंत के आधार पर जानते हैं, अर्थात जातिगत भेदभाव, भाषाई भेदभाव, किसी भी प्रकार के भेदभाव को, लिंगात्मक भेदभाव को, धार्मिक भेदभाव को मान्यता भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। इसे दंडात्मक माना गया है, इस प्रकार का व्यवहार निषिद्ध माना गया है। आर्टिकल 35 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को यह निश्चित किया गया है, आर्टिकल 35 के आधार पर संसद को यह निश्चित किया गया है, संसद इस प्रकार का कानून बना सकती है, विधि बना सकती है, जिसके आधार पर यह निश्चित हो कि भारत में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किसी भी प्रकार से यदि भेदभाव किया जाए तो कानून बनाए। इस संदर्भ में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भी बनाया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना गया। मैं आपको यहाँ पर क्लियर स्पष्ट कर दूं कि अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये ही नहीं है कि राज्य को ही अस्पृश्यता के अंत के संदर्भ में अधिकार दिए गए हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए भी ये क्लियर किया गया है कि उनके साथ में भी उस स्थान पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव ना हो, किसी प्रकार से भेदभाव की स्थिति ना बने, उनके साथ में छुआछूत या अन्य प्रकार से कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ में, उनके आचरण के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो।
बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 में हम लोगों ने ये पढ़ा, अनुच्छेद 18 राज्य के नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को ही किसी भी प्रकार के सम्मान को ग्रहण करने के लिए प्रतिबंधित करता है, निषिद्ध करता है। तो नागरिकों और गैर नागरिकों को सम्मान ग्रहण करने के लिए निषिद्ध करने वाला आर्टिकल 18 है। नागरिक अर्थात भारतीय नागरिक, गैर नागरिक अर्थात विदेशी कोई नागरिक, इस संदर्भ में हम लोगों ने बात की है। तो निषिद्ध करता है, प्रोहिबिटेड करता है, इसलिए इसका नाम उपाधियों का अंत एबोलिशन ऑफ, आपने सोचा कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अर्थात डायरेक्टली आप किसी भी राष्ट्र द्वारा डायरेक्टली सम्मान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि भारत का कोई नागरिक सर्वोच्च सम्मान ग्रहण किया जाए राज्य द्वारा, तो उसके लिए कौन कौन से नियमों को फॉलो करना होगा, उस संदर्भ में पूरा विवरात्मक विवरण दिया गया है, पूरा ब्यौरा दिया गया है, डिटेल्स दी गई, डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में। तो आर्टिकल 18(1) के संदर्भ में हम लोगों ने ये जाना कि आर्टिकल 18(1) के अनुसार राज्य किसी भी प्रकार से सेना यानी मिलिट्री, विद्या यानी एकेडमिक शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय किसी और प्रकार के सम्मानों को वितरित नहीं कर सकती है, किसी प्रकार के सम्मानों को नहीं दे सकती है। इस प्रकार के सम्मानों के अलावा किसी और सम्मान को, किसी सम्मान को नागरिक को नहीं दिया जा सकता है। आर्टिकल 18(2) में हमने ये जाना कि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में है, किसी पद पर है, विश्वास के पद पर है, लाभ के पद पर है, और यदि वो व्यक्ति किसी दूसरे राष्ट्र से सम्मान ग्रहण करता है, तो सम्मान ग्रहण करने के लिए उसे भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना अति आवश्यक होगा। तो उसे सम्मान ग्रहण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना बहुत ही जरूरी है, अनुमति लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 18(3) में भारतीय नागरिकों के संदर्भ में बताया गया है कि यदि कोई भी भारतीय नागरिक जो किसी लाभ के पद पर है, विश्वास के पद पर है, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, भारत में है, किसी विदेशी राष्ट्र से, विदेश से किसी प्रकार के सम्मान को, उपाधि को, पद को ग्रहण करना चाहता है, तो क्या वो सीधे ही डायरेक्टली ग्रहण कर सकता है? नहीं। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के ही उस प्रकार के पद को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। हालांकि ये सभी प्रकार की प्रक्रियाएं निर्देशात्मक ही हैं, आदेशात्मक नहीं है, दंडनीय नहीं मानी गई, किंतु राष्ट्रपति की अनुमति लेना संविधान के अनुसार आर्टिकल 18(2), 18(3) के अनुसार जरूरी है। आर्टिकल 18(4) के आधार पर यदि कोई भी भारतीय नागरिक कोई उपलब्धि हासिल करता है, किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा भेंट लेना चाहता है, तो उस संदर्भ में भी ये प्रावधान किए गए हैं, जैसा कि हम लोगों ने बात की है। तो तब भी उस स्थिति में लाभ के पद पर है, भारत में कार्य करता है, तब भी उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होगी। तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत सम्मान ग्रहण करना, उपाधियों के लिए उपाधियां लेना, टाइटल्स ग्रहण करना, देश में ग्रहण करना, विदेश में ग्रहण करना, तो फॉरेन में या इंडिया में अगर टाइटल्स रिवार्ड लिए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, सरकारों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो उस संदर्भ में ऐसा होगा कि किसी भी तरीके से राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होगी, किंतु ये दंडात्मक नहीं है। ये हर प्रकार से ऐसा मानेंगे कि ये निर्देशात्मक है, डायरेक्टिव है, आदेशात्मक नहीं है। तो आर्टिकल 18(4) के बारे में, दूसरी आर्टिकल 18(1), 2, 3, 4 अर्थात आर्टिकल 18 के बारे में हम लोगों ने बात की। यहाँ पर एक बात फिर दोबारा से क्लियर कर देता हूं मैं आपके लिए कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को उपाधियों के अंतर्गत शामिल आर्टिकल 18 में नहीं किया गया है। इस संदर्भ में 1996 का एक बाद एक रिट, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि बालाजी राघवन वर्सेस सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मैटर में यह डिसाइड किया गया था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं लगाए जाते, इसीलिए उपाधियों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए। तो आज हम सभी लोगों ने आर्टिकल 17 और 18 पर चर्चा की है।
मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल 17 और 18 के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी आप सभी लोगों के बहुत काम आएगी और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप सभी लोगों का इसी प्रकार से अपने सुझाव, कमेंट, समर्थन हमें प्रदान करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और अपने सुझाव में देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।